हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में फ्री पीटी 365 में पॉलिटी डिस्कस करें। पॉलिटी में इलेक्शन वाला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जुडिशियरी वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इलेक्शन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है वो देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, साइमल्टेनियस इलेक्शन, डेलिमिटेशन कमीशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्शन लॉ से रिलेटेड जो एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सोशल डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उसके बाद इस सवाल पे क्वेश्चन उठने लगे हैं लीगलिटीज की, क्या लीगल प्रोविजन है अबाउट कोई अगर एमएलए है वो अगर पार्टी स्विच करता है, तो अगर पार्टी स्विच करेगा तो सीधा सीधा डिफेक्शन के चक्कर चंगुल में पड़ जाएगा और उस पर प्रोसीडिंग चलेगी एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो ऐसे तो नहीं करते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, उसका फायदा उठाया जाता है। तो डिफेक्शन का मतलब होता क्या है? डिफेक्शन का मतलब है फ्लोर क्रॉसिंग, मतलब कोई एक पॉलिटिकल आउटफिट में है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए। कि मतलब ए पार्टी से जीता है, कोई एमपी या एमएलए बन गया है ए पार्टी से जीत के, लेकिन अब सामने वाला पार्टी उसको ऑफर दे रहा है कि भाई तुम तो आ जाओगे ना, तुम आ जाओगे तो हम सरकार बना पाएंगे। तो यहाँ से ये किसी भी मोटिव से, चाहे किसी पोस्ट का मोटिव हो या पैसे का मोटिव हो, ये पर्टिकुलर मेंबर यहाँ पे चला जाता है। तो पैसे ऐसे पहले ऐसे बहुत ज़्यादा होती थी जिसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते थे, लेकिन इसके खिलाफ एक कानून बना जिसके बाद ये नहीं होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, उसका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अगर कोई कोई एमपी और एमएलए करता है ना, तो उसका सीट ही डिस्क्वालीफाई बन हो जाएगा। भले ही वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा ना, तो उसका एमपी एमएलए वाला सीट है वही खत्म हो जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, अगर वो एक पार्टी के टिकट से जीतता है और अगर वो पार्टी का सीट, वो मेंबरशिप है, छोड़ देना चाहता है, दूसरे पार्टी में जाना चाहता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमएलए के पोस्ट पे ही। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको इंक्लूड कब किया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में ये 10वां शेड्यूल में ऐड किया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिसाइड कौन करते हैं? ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। अगर लोकसभा की बात हो तो स्पीकर करेंगे, राज्यसभा की बात है तो चेयरमैन करेंगे, याद रखिएगा। इवन प्रेसाइडिंग ऑफिसर ही मतलब प्रेसाइडिंग ऑफिसर ही एम्पावर होते हैं कि वो रूल बना सके अबाउट कौन से प्रोविजन, जो 10th शेड्यूल से रिलेटेड प्रोविजन है उसके रूल बना सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है ग्राउंड क्या क्या है, किस किस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन होती है। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से, मान लो कोई बीजेपी का मेंबर है या कांग्रेस किसी का भी मेंबर है, और पार्टी ने उसको बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर इशू पे तुमको वोट देना है हमारे साथ, और ये वोट दे रहा है किसी और पार्टी के पक्ष में, तो ये भी ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। उसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर, अगर कोई मेंबर नॉमिनेट नहीं होता है, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, अगर नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, 6 महीने से पहले ज्वाइन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने के बाद ज्वाइन कर दिया तो वो भी, उस पर भी प्रोसीडिंग चल सकती है डिस्क्वालिफिकेशन की। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है, होता है निर्विरोध चुना जीता, और उसके बाद वो नहीं, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब होता है वो किसी पार्टी से नहीं है, ठीक है ना। अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो भी उसकी पोस्ट चली जाएगी, ठीक है। और चीज, लेकिन अगर कोई एक मेंबर है जो पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता है प्रोसेस, तो वो उससे पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और इस एक्ट को पार्टी 15 दिन के अंदर कंडेम नहीं करती है, ठीक है ना। ठीक है, तो दो दो चीज से यहाँ पे बच सकते हैं। एक तो पहले परमिशन ले लिया कि सर हमको देने दीजिए ना वोट आपके खिलाफ, और दूसरा है पार्टी 15 दिन के भीतर इसको माफ कर दे, हाँ चलो छोड़ दो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कर देता तो बच जाएगा, नहीं तो ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। तो 3 ग्राउंड हमने देख लिया ना। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेप्शन क्या है, किस सिचुएशन पे ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नहीं लगेगी, बच जाएंगे। अगर कोई पार्टी है, मान लो कोई पार्टी ए है, वो पार्टी बी से मर्ज करना चाहता है, और मर्ज करने में कम से कम 2/3 जितने जीते हुए हैं, वो अगर चाहता है पार्टी बी से मर्ज करना 2/3, मतलब अगर किसी 66 मेंबर जीते हुए हैं, अगर इसमें से
66 में से 44 चाहते हैं पार्टी बी से मर्ज करना, तो एक ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लेगा, ठीक है ना, नहीं तो ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन लेगा। अगर कोई पर्सन है, इलेक्टेड पर्सन है, ये वो या तो स्पीकर बन जाता है या राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, कुछ भी बन जाता है ना, तो इस केस में क्या करेंगे, पहले तो रिजाइन कर देंगे पार्टी का, उसके बाद रीज्वाइन कर लेंगे जैसे ही इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो ठीक है ना, रीज्वाइन कर लेंगे। क्लियर। तो अब एक और है नेशनल पार्टी। अभी अभी आपको पता है आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बना, 9th नेशनल पार्टी बन गया है। ये 8 पहले था ना, ये 9th अब बन गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले 3 डेफिनेशन बताता है कि इन तीनों में से कोई एक भी फॉलो हो गया ना तो भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगर वो 4 से ज़्यादा स्टेट में स्टेट पार्टी बन गए, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में स्टेट पार्टी बन गए तो भी वो नेशनल पार्टी कहा जाएगा। उसके अलावा अगर वो जो पिछले वाला इलेक्शन हुआ है वहाँ पे 6% वैलिड वोट पाए, ठीक है ना, किसी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में लोकसभा में या असेंबली में। देखो पिछली बार असेंबली इलेक्शन हुआ या लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जैसे लोकसभा की बात करेंगे तो पिछली मतलब 2019, और असेंबली अपने अपने 4 स्टेट की बात करते हैं, 4 स्टेट में, 4 या ज़्यादा स्टेट में, वहाँ पे इसको जितना वोट, जैसे 100 वोट गिराया गया था ना, उसमें से 6 वोट इसी को मिला, वैलिड वोट की बात करते हैं तो भी। और उसके अलावा 4 MP जीता, एटलीस्ट 4 MP जीता लास्ट लोकसभा पोल्स में, ठीक है ना, तो भी ये कहाँ बन जाएगा, तो भी ये नेशनल पार्टी बन जाएगा। उसके अलावा लोकसभा में 2% सीट जीत गया, 2% सीट, 2% सीट का मतलब कितना होता है, 543 मतलब 55 का 2%, 11 सीट जीता। लेकिन 11 सीट एक स्टेट से नहीं जीतना चाहिए, 3 स्टेट से मिनिमम जीतना चाहिए, तभी नेशनल पार्टी कहा जाएगा। तो नेशनल पार्टी का स्टेटस है। चलिए अभी आम आदमी पार्टी बना है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक साथ इलेक्शन, सेंटर में जो MP का इलेक्शन होता है और MLA का, एक साथ इलेक्शन। एक साथ इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता एक दिन एक बारी में इलेक्शन, ठीक है ना, इंसान जाए एक बारी वोट गिराए, ठीक है ना। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं, एक बारी गिराए दोनों के लिए। अब कुछ प्रोविजन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमल्टेनियस अगर इलेक्शन का प्रोविजन हम ला रहे हैं तो किस किस आर्टिकल में बदलाव करने पड़ेंगे। पहला, आर्टिकल 83 क्या कहता है कि नॉर्मल टेन्योर तो लोकसभा का 5 साल है, ठीक है ना, और ये इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप थोड़ा भी आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करना चाहते हो तो सब स्टेट का आपको पता है 5 साल एक बारी में नहीं पूरता है, तो या तो आप स्टेट वाले में बदलाव करो या तो सेंटर वाले में बदलाव करो। उसके अलावा आर्टिकल 85 क्या बोला जाता है कि प्रेसिडेंट साहब लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे, ठीक है। आर्टिकल 172 इस पे 89 ऐड करो, इस पे 89 ऐड करो। ये क्या बोलता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी टेन्योर 5 साल होता है, और इसमें भी ये क्या बोलता है कि गवर्नर क्या कर सकते हैं, स्टेट असेंबली को डिजोल्व कर सकते हैं स्टेट कैबिनेट के एडवाइस पे। साइमल्टेनियस इलेक्शन का देख रहे हो आप, साथ में इलेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में इलेक्शन, मतलब फेज बाई फेज हो, ठीक है। अब 1967 से पहले तो साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होता था, ठीक है, और बाद में 1970 से अलग अलग होने लगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन का आइडिया इलेक्शन कमीशन ने 1983 में दिया था, और ये रेफर लॉ कमीशन ने, नीति आयोग ने, दिनेश गोस्वामी ने कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है डेलिमिटेशन कमीशन। डेलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, देखो पार्लियामेंट क्या करती है, एक एक्ट इनैक्ट करती है आफ्टर एवरी सेंसस, लेकिन अब ऐसे हर सेंसस में नहीं होता है। ये कंस्टिट्यूट कब किया गया था, 52 में, 63 में, 73 में और 2002 में। 44 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया था कि डेलिमिटेशन का जो प्रोसेस है ना उसको फ्रीज कर दिया गया है 2026 तक, ठीक है ना। उसके अलावा आर्टिकल 170 में क्या बोला गया कि जो स्टेट है ना उसको आप डिवाइड कर दो एक कंस्टिट्यूएंसी में, किस एक्ट के थ्रू, डेलिमिटेशन एक्ट के थ्रू, आफ्टर ईच सेंसस। लेकिन ये वाला प्रोविजन को काट दिया गया कि सेंसस, हर सेंसस के बाद। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं किसको, डेलिमिटेशन कमिश्नर को, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। 3 मेंबर होते हैं डेलिमिटेशन कमीशन में। कौन कौन मेंबर होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सर्विंग जज एज ए चेयरमैन, उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर, जो कि देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो खुद हो जाएंगे या तो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, उनमें से एक, और ये एक अपॉइंट कौन करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के, जिस स्टेट का बांटा जा रहा है। यूपी में बांटा जा रहा है तो ये आएंगे, बिहार में बांटा जा रहा है तो अलग आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों सेम रहेंगे। उसके अलावा एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट टू रिप्रेजेंट चेंज पॉपुलेशन, क्योंकि मान लो ये है नदर्न स्टेट, ये है सदर्न स्टेट, यहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है तो यहाँ नंबर ऑफ सीट कम जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएगी। इसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ना फ्रीज कर दिया गया। अभी हम जो इलेक्शन लेते हैं वो 1971 का इलेक्शन लेते हैं। अभी हुआ क्या, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पे देखो कमीशन ने प्रोपोज किया है कि जो सीट होगी अब इंक्रीज हो गई है 83 से 90, जिसमें से 24 होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये तो वैकेंट ही रहेगी, ठीक है ना। सेटअप किया गया था 2020 में ताकि रीड्रॉ किया जा सके बाउंड्री को, ठीक है। उसके बाद चलिए डेलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखो एज पर सेक्शन 8A ऑफ RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर डेलिमिटेशन एक्सरसाइज टू बी कैरिड आउट इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है ना। और ऐसा बोला जा रहा है कि डेलिमिटेशन एक्सरसाइज पिछले 51 साल में हुआ ही नहीं कभी, ठीक है। लास्ट में डेलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था ना 2002 से 8 के बीच, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हटा दिया गया था ड्यू टू एप्रीहेंशन ओवर यूज ऑफ 2001 सेंसस को यूज की बात नहीं कर रहे थे लोग, मतलब इसी पे डिस्प्यूट था। कुछ लोग बोले थे 2001 सेंसस, कुछ लोग 1971 वाला सेंसस, ठीक है। ऑल्सो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ 2020 में अलाउड कंडक्टिंग डेलिमिटेशन एक्सरसाइज इन दीज 4 स्टेट एज वेल वाज रिस्ट्रिक्टेड इन, लेकिन देखो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो हुआ था लेकिन ये हो ही नहीं पाया कमीशन डेलिमिटेशन एक्सरसाइज इन 4 स्टेट में, सिर्फ अभी कहाँ हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में ही हुआ है। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्टोरल रोल्स आए हैं उसमें क्या कैसे हुआ ये सब अभी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। JNK चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये तो आपको पता है स्टेट के सबसे हेड होते हैं CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। उन्होंने बोला हु इज लिविंग ऑर्डिनरी इन JNK, ये इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो वोटर के लिस्ट में आ सकते JNK के, और एक किस प्रोविजन के हिसाब से काम करेगा, RPA एक्ट 1951। पिछली बार इलेक्टोरल रोल्स 2019 में रिवाइज हुआ अंडर JNK RPA एक्ट, लेकिन ये अब खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अब किस एक्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट होगा, 1951 के लिस्ट। इस एक्ट में पता क्या बोला गया था कि भाई जो परमानेंट रेसिडेंट है ना बस उसी को वोट दिया जाएगा, तो ये तो काफ़ी गलत होता ना, ठीक है। 1951 ये डिटरमाइन करेगा कि कौन वोट देगा कौन नहीं। 370 के स्क्रैप होने के बाद सिंगल इलेक्टोरल रोल्स असेंबली में वोट दे सकते हैं और पार्लियामेंट्री के पोल्स में वोट दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे वर्ड हमने डिस्कस किया था ना, लिविंग ऑर्डिनरीली, इसका मतलब होता क्या है, इसका सिंपल मतलब है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ऑफिसर होगा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये चाहेगा कि कौन वोट दे सकता है, डिटरमाइन करेगा कि कौन ये पर्टिकुलर ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। अब होता क्या है, पहले क्या होता था कि जो परमानेंट रेसिडेंट है वही वोट दे सकता था, लेकिन अब जो किसी काम के लिए आया बाहर से, बिजनेस के लिए आया है, किसी और रीजन से आ रहा है, वो भी वोट दे सकता है यहाँ पे, बट एक कंडीशन है कि वो जिस नेटिव उसका अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से पहले नाम कटवाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वोट दे सकता है। पहले होता क्या था कि जो इस टाइप के सिटीजन होते थे
वो सिर्फ पार्लियामेंट्री पोल्स में इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, एमएलए के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इवन जो वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी जो कि जेएनके में 1947 से रह रहे, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, एमएलए वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन जेएनके, फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स बनाया जाएगा, ठीक है ना। 7 न्यू कंस्टिट्यूएंसी बनाई गई है अंडर दिस एक्ट, ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि ज़रूरी था, क्योंकि बहुत समय के बाद इलेक्शन हो रहा है 2014 के बाद। अब चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे पहले है क्या? इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि भाई बॉन्ड का मतलब है कि आपको पैसा देना है गवर्नमेंट को, पार्टी को आपको पैसा देना है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, पार्टी को डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकते हो, आप जाते हो बैंक से खरीदते हो बॉन्ड, ठीक है ना। बॉन्ड खरीदते हो और यहाँ पे बैंक को पैसा दे देते हो, पे कर देते हो। एक बार ये देखो, ये ए पर्सन है, वो जाता है, क्योंकि बैंक स्पेसिफाई होता है, किसी भी बैंक से आप जाके बॉन्ड नहीं खरीद सकते हो। बैंक से जाके आप बॉन्ड खरीदो और बैंक को आप पे कैसे करना पता है? बैंक को आप चेक में पे करो या ऑनलाइन पेमेंट करो, कैश नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक बारी पे कर दिया, अब ये बैंक से आपने बॉन्ड ले लिया, ये बॉन्ड आप दे दोगे पार्टी को, विद इन 15 डेज देने हैं। और फिर पार्टी क्या जाएगी, फिर बैंक में जाएगी और वहाँ पे पार्टी इस बॉन्ड को रिडीम करवाएगी एक विद इन कुछ दिन में। और एक और चीज़ याद रखिएगा, पार्टी जिस बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी ना, वो बैंक अकाउंट ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी डेटा क्या आया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी के पास 10,000 करोड़ से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं, मतलब इतने पैसे आए हैं। और कौन परचेज कर सकता है? ये सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई बॉडी जो कि इनकॉर्पोरेट है कंट्री ऑफ इंडिया में। बॉन्ड कितने के खरीद सकते हैं? 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ तक का। और ये कब आपको मिलेगा? 10 दिन, मतलब 10 डेज, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। लाइफ स्पैन कितना होता है? 15 डेज का होता है। हुई, और ये याद रखिएगा, आप रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही देना है, ठीक है। Which political party are eligible to receive donation through electoral bond? याद रखिएगा, लास्ट लोकसभा इलेक्शन या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 1% वोट उनको अगर मिला है ना, तभी वो क्या हो सकता है, इलेक्शन में मतलब डोनेशन ले सकते हैं। या इन सब के अलावा, इनके अलावा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बिना रजिस्टर है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का अनाउंसमेंट हुआ था 2017-18 के बजट में, ध्यान रखिएगा। और कोई लिमिट नहीं है कि कितने बॉन्ड इंडिविजुअल और कंपनी परचेज कर सकता है, ठीक है ना। 15 दिन के अंदर देखो, अगर कोई 15 दिन के अंदर इन कैश नहीं किया पॉलिटिकल पार्टी, तो ये पैसा डायरेक्टली चला जाएगा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, क्योंकि इन आदमी ने दे दिया पार्टी को, पार्टी 15 दिन के अंदर में इसको इन कैश नहीं किया, तो ये पैसा सीधा सीधा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चला जाएगा, ठीक है। अब देख तो 2017 में इंटरेस्ट फ्री, ये चाहते हैं कि जो, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, इसका मेन मकसद क्या है? तो लिमिट द यूज ऑफ कैश इन पॉलिटिकल फंडिंग, एलिमिनेट फ्रॉडलेंट पॉलिटिकल पार्टी, डोनर को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बचाना और ब्लैक मनी को कर्व करना। ये सब उसके वो है फायदे। समझ गए क्या है? एक्ट आया जिसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है रोपा 1950 और 1951 में। मेन मकसद है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना इलेक्शन के प्रोसेस में। पहला चीज़ क्या किया गया? इलेक्टोरल रोल्स को आधार से लिंक करने की बात की गई है कि भाई आधार से लिंक अगर रहेगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई जो जिसका इलेक्टोरल रोल्स में, क्या उसका नाम डिलीट कर देंगे और उसके पास आधार कार्ड नहीं है या कुछ नहीं लिंक हो पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कारण देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा वैसे पर्सन को आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ले लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला इलेक्टोरल रोल से, मतलब वोटर आईडी कार्ड से। उसके अलावा इसमें क्या किया गया है, 4 क्वालिफाइंग डेट को दिया गया है कि आप इस वक्त तक करवा लें, इस वक्त या इस वक्त या इस वक्त तक करवा लें। पहले ये था, फिर ये बढ़ा के इतना किया गया है।
वाइफ का जो टर्म है ना उसके जगह पे स्पाउस डाल दिया गया है। उसके बाद प्रेमिसेस के बारे में जो डिमांड होता है ना उसकी बात किया गया है। पर्पस ऑफ प्रेमिसेस, जगह नहीं होता है कि काउंटिंग कहाँ करें, स्टोरेज, वोटिंग मशीन, इन सब के एक्सपेंड किया गया है। और उसके अलावा परमिट्स स्टेट गवर्नमेंट टू ये क्या करता है, रिक्विजिशन प्रेमिसेस, कि जो ज़रूरत होगा स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान देना स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है, इसको परमिशन दिया गया है। रोपा 1950 में क्या दिया गया है, 51 में क्या दिया गया, 50 में दिया गया है सबसे पहले डेलिमिटेशन के हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी को बांटना। उसके बाद क्वालिफिकेशन वोटर का कैसे होगा, पता चल गया क्वालिफिकेशन की 18 से ज़्यादा होनी चाहिए बस। और उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स बनाना, ये 1950 के अंदर आता है। लेकिन रोपा 1951 के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले इलेक्शन का कंडक्ट एमपी और एमएलए का, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप के लिए, और करप्ट प्रैक्टिस के लिए क्या होगा, करप्ट प्रैक्टिस कोई करेगा उसमें क्या होगा। अब देखो ये कुछ पॉइंट है ना, रिमोट वोटिंग या अदर मैकेनिज्म फॉर वोटिंग, जैसे प्रॉक्सी वोटिंग, किसी और के जगह पे कोई और जाके वोट दे रहा है, लेकिन ये तभी होगा जब वो किसी सर्विस में होंगे, कि अगर कोई बीएसएफ का मेंबर है तो खुद जाकर थोड़ी कंस्टिट्यूएंसी में वोट देगा, ठीक है। उसके अलावा रिमोट वोटिंग का उसको दिया गया है, एनआरआई को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और लेकिन याद रखिए ओवरसीज इलेक्टर है ना, उनको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा तभी वोट दे सकते हैं। और उसके बाद एक और नया तरीका है सर्विस के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये याद रख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये इसी के जगह पे, प्रॉक्सी वोटिंग के जगह पे, इसको और थोड़ा फास्ट करने के लिए। और एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट, ठीक है ना। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिसेंटली प्रपोज किया कि एक्सटेंशन ऑफ ईटीबीपीएस फैसिलिटी ये एनआरआई के लिए, अभी किसके लिए होनी चाहिए, आम सर्विस के लिए, बाद में एनआरआई के लिए, ठीक है ना। अब चलिए, अभी तक क्या है, इलेक्शन कमीशन अभी क्या करता है, अगर कोई ओवरसीज इलेक्टर है, रहता है बाहर, बट अभी किसी और देश का सिटीजनशिप नहीं लिया है, तो वो आके प्रेजेंट होके वोट दे सकता है, ठीक है। अभी यही कंडीशन है, लेकिन बाद में हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम उस पर अप्लाई कर दिया जाए। अब कुछ आर्टिकल है, देखते हैं। पहला आर्टिकल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, इसका मतलब है कोई भी 18 साल से ऊपर का वोट दे सकता है, ये आर्टिकल 326 में दिया गया है। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी ग्राउंड पे, चाहे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड एनी ऑफ देम। देखो एज का ग्राउंड हो सकता है भाई, ग्राउंड इसमें से कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए, एज ग्राउंड हो सकता है ना, कोई 17 साल का उसको बोलेगा वोट देंगे, नहीं। उसके अलावा रिजर्वेशन 84 एससी का रिजर्वेशन है, और एसटी के लिए कितना 47 सीट रिजर्वेशन है। उसके अलावा डेलिमिटेशन कमीशन बनाता है, लेकिन अब नेक्स्ट डेलिमिटेशन कमीशन 2026 में बैठेगी। और सिस्टम हमारे यहाँ लोकसभा में कैसे इलेक्शन होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से, और जो राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। पॉलिटिकल पार्टी आर इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके पास होने के चांसेस नल होते हैं। किसके बारे में, कि सिलेक्शन कमेटी एक बनाई गई फॉर इलेक्शन कमिश्नर, एक सिलेक्शन कमेटी बनाया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बिल क्या चाहता है कि आप अपॉइंटमेंट करो, इलेक्शन कमीशन के एक प्रोसेस होना चाहिए, और इसके अलावा उनको कोई भी, जब वो रिटायर हो तो कोई भी जॉब ना कर सके, नॉट एलिजिबल। ऐसा ना, क्यों ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल तो ऑब्वियसली अपोजिशन लाती है, इसीलिए ला रही है कि ये चाहते हैं कि कोई इलेक्शन कमीशन अपने पोस्ट रिटायरमेंट के जॉब के चक्कर में अभी जो रूलिंग पार्टी है उसका सपोर्ट न कर दे किसी भी एक मौके पे। ये क्या बताता है, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय पीएम लेड पैनल। ये बोलता है कि लीड तो पीएम भी करेंगे लेकिन पैनल होगा। उसके अलावा और क्या बोलते हैं लोग, और बोलते हैं बिल सिक्स टू गिव चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ए फिक्स टेन्योर ऑफ 6 ईयर, और रीजनल कमिश्नर को कितना साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल तो आपको पता है, कोई मिनिस्टर के अलावे कोई और इंट्रोड्यूस करे तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल।
पार्टी के मेंबर बिना पार्टी के मेंबर भी कर सकते हैं। ये इंट्रोड्यूस और डिस्कस होता है फ्राइडे के दिन, और इस बिल को लेना भी है या नहीं लेना ये डिसाइड करेगा उसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। नो प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन एक्ट सिंस 1970 के बाद कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की बात बोलते हैं, अभी 3 है, 1993 के बाद 3 है। हुआ क्या था देखो, लगभग 1950 से 1989 तक सिर्फ एक मेंबर हुआ करते थे। 1989 से 1990 तक कुछ दिन 2-3 महीने के लिए 3 मेंबर बॉडी हुए। उसके बाद 2 जनवरी 1990 से लेके 1993 तक एक मेंबर हो गए, 3 से फिर 1 हो गए कुछ साल, 2-3 साल, उसके बाद 3 फिर से हो गए। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करते, अपॉइंटमेंट करते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर 6 साल है, एज 65 साल है मैक्सिमम। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑब्वियसली आर्टिकल से पता चल गया। सर्विस कंडीशन जजेज, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होंगे ना, उसके सेम होता है। और इलेक्शन कमिश्नर, एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर, इनको रिमूव तब तक नहीं किया जाएगा जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन नहीं देंगे। अब क्वेश्चन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या क्या करते हैं वो, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सब कुछ करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी देखो, अभी सोशल डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा चलता है नॉर्डिक कंट्री में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हुआ ना, इसीलिए ये बात डिस्कशन हो गया है। तो किस चीज़ पे सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है सोशल वेलफेयर, कि आप इकोनॉमी का अच्छा करो, इकोनॉमी सिस्टम अच्छा करो, बट सोशल वेलफेयर पे भी उतना ही फोकस देना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि ये मॉडल ही इतना अच्छा काम करता है जिसके कारण जो ये कंट्री है लाइक स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इनकी स्थिति इतने अच्छी है, जितनी रैंकिंग आती है इसमें वो ऊपर जाते हैं। और उन्होंने कहाँ कहाँ अच्छा काम किया, इंटरनेशनल ट्रेड में, ग्लोबलाइजेशन के पार्टिसिपेशन में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, हाईएस्ट लेवल पार्टिसिपेशन रेट इन द वर्ल्ड, ये सब। उसके अलावा फीचर क्या है, सबसे पहले रिलायंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम। रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी, लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीमा और पब्लिकली प्रोवाइडेड सोशल सर्विस पे फोकस। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, ताकि बार्गेनिंग किया जा सके एम्प्लॉयर से, वेज नेगोशिएशन होना चाहिए, ये सब। अब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के बारे में। ये तो हम सबको पता है, जो सोशल डेमोक्रेसी जो होता है सोशलिज्म पे काम करता है, और ये इगालिटेरियन की बात करते विद इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। देखो मार्केट होगा लेकिन उसके बाद भी इक्वालिटी की बात करेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरवेंशन की बात करेंगे, इक्वालिटी तो आपको पता है, इक्वालिटी विद इन अ सोसाइटी की बात करेंगे जिससे इनइक्वालिटी कम से कम होगी। उसके बाद इवोल्यूशन वर्सेस रिवॉल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है बदलाव आप चाह रहे हो लेकिन स्लाइड थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, और बदलाव आ रहा है और पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। रिवॉल्यूशन का मतलब एकदम सब कुछ तोड़ फाड़ कर नया चीज़ ला दे। यूनिवर्सल सर्विस मतलब वो सर्विस होती है वो सबको मिलनी चाहिए, फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। चलो अब कुछ और टॉपिक है। पहला, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, ये बनाया गया था 1998 में। मेन फोकस है कि ओपन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और ये गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी की बात करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा तो गुड गवर्नेंस काहे का और काहे का डेमोक्रेसी। तो इंडिया को कोई अपोज नहीं किया और इंडिया नया चेयरमैन बन गया है AAEE के, ठीक है। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ना ऑफ इंडिया, इसका फाउंडिंग मेंबर है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ AAEA का। मतलब इसका इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है ना, ये AEBA, उसका फाउंडिंग मेंबर है। तभी आपको पता है ना, अभी नेपाल में चुनाव हुआ
तो नेपाल में चुनाव का जो मेन ऑब्जर्वर है वो किनको बनाया गया था, हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, जो ऊपर से ओवरव्यू कर रहे थे। ठीक है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड है और अनरिकॉग्नाइज। देखो इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया है, डिलीट किया है 111 नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट। ठीक है ना, इनको डिलीट कर दिया गया। अंडर व्हिच एक्ट में, क्योंकि ये वायलेट कर रहे थे रोपा 1951 को। लेकिन याद रखना, इलेक्शन कमिश्नर के पास ये पावर नहीं होता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर किया जा सके। ये रिफॉर्म स्टिल ये पेंडिंग है, कहाँ पे, गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए। ठीक है ना, लेकिन कई सारा काम अभी भी इलेक्शन कमिश्नर को देखा जाता है। अब देखो, रजिस्टर्ड पार्टी है बट अनरिकॉग्नाइज है, मतलब रिकॉग्निशन उसको नहीं मिला है। अगर कोई न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी होगी तो भी होगी। दोज हु हैव नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन, भाई रजिस्टर हो गया पार्टी लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। पार्टीज दैट नॉट सिक्योर्ड इनफ परसेंटेज ऑफ वोट इन दो इलेक्शन, मतलब इतना भी इलेक्शन में वोट नहीं पार्टी मतलब पाया जिससे वो स्टेट पार्टी बन जाए। स्टेट पार्टी नहीं बनेगा तो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी रहेगा। चलिए, अब नेक्स्ट है इलेक्शन सिंबल के रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट से रिलेटेड है। अब देखो ये क्या रूल है, ये ऐसा होता है ना, जैसे मान लो अभी आपने देखा एक पार्टी है शिवसेना वाले पार्टी, उसमें दो पार्ट टूट गया। इसके अलावा आप लोक जनशक्ति दल की बात कर सकते हैं, लोजपा वाली पार्टी जो पासवान जी वाली पार्टी है, उसमें भी दरार आ गया, दो पार्ट में टूट गया। तो अब कोई, अब देखो एम्पावर करता है इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के, व्हिच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेटिव रिकॉग्नाइज नेशनल। देखो कोई पार्टी है नेशनल या स्टेट पार्टी, तो इन दोनों में से कोई भी पार्टी है तो रिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज पार्टी नहीं ना, रिकॉग्नाइज पार्टी है। इस केस में अगर कोई राइवलरी होता है, दो पार्ट में, दो धड़े में टूट जाता है, जो डिसीजन होगा ना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, वो बाइंडिंग होगा, ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग होगा। अब जो पार्टी, जिस पार्टी को सिंबल मिला वो तो सही है, जिस पार्टी को सिंबल नहीं मिला, जो दूसरी पार्टी है, वो अपने आप को एक अलग पार्टी अपना सिंबल बनाएगी, हैड टू रजिस्टर, उनको अपना सेपरेट पार्टी बनाना पड़ेगा। और उनको आप बोलोगे कि क्या इनको रिकॉग्निशन मिलेगी, क्योंकि ये पार्टी तो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, क्या इसको भी नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा? नहीं 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 मिलेगा। बी पार्टी को जो अलग हुई है उसको नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा तभी मिलेगा जब वो अगली बार चुनाव होगा, चुनाव लड़ेगी और उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसी के बाद उसको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। लेकिन ये दोनों केस तभी होता है जब वो रिकॉग्नाइज पार्टी होता है। रिकॉग्नाइज का मतलब या तो नेशनल या तो स्टेट। अब क्वेश्चन उठता है कि कोई रजिस्टर्ड तो पार्टी है लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज पार्टी है, अनरिकॉग्नाइज मतलब क्योंकि वहाँ पे कोई सीट वीट तो है नहीं। तो इलेक्शन कमीशन यूजली क्या एडवाइस करती है, जो फैक्शन अलग होना चाहता है उसको बोलती है कि भाई या तो अपने अंदर ही डिफरेंसेस को दूर कर लो या तो कोर्ट के पास जाओ, ठीक है ना। इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्प्यूटेड टू बाई इलेक्शन कमीशन सो फार, अधिकतर डिस्प्यूट ये डिसाइड कर लेते हैं। ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ पार्टी ऑफिस बियरर एमपी और एमएलए हैव सपोर्टेड वन ऑफ द फैक्शन, एक को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये देखा जाता है ना मेनली कि कौन से पार्टी, जैसे मान लो कोई पार्टी है, पार्टी ए, इसमें से और पार्टी बी, मतलब ए पार्टी है उसमें से दो धड़े है A1 A2, A1 के साथ आ गए लगभग 66% या 70% मेंबर, तो ऑब्वियसली इसी को ना सब कुछ मिलेगी, इसको थोड़ी मिलेगी, इसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैड मेड फ्रेश पुश बाय अमेंडिंग दिस एक्ट टू वार पीपल फॉर कॉन्टेस्टिंग मोर देन वन सीट, ठीक है ना। ये बोला कि नहीं, आप एक से ज़्यादा सीट पे आप नहीं लड़ सकते। एज एन अल्टरनेटिव ये बोला कि hefty fine should be imposed on those vacating one of the constituency and forcing a bypoll, ठीक है। इसमें फाइन इम्पोज किया जाएगा कि अगर कोई होता है 2 सीट पे जीत गया, उसमें से एक को वैकेंट कर देता है और फिर उस पर चुनाव फिर से होता है। अब देखो
सेक्शन 33(7) ऑफ आरपीए क्या बोलता था कि एक कैंडिडेट को एक मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे मोदी जी भी लड़ रहे थे 2 से। दिनेश गोस्वामी कमेटी क्या रिपोर्ट बताती है, और चाहे लॉ कमीशन का रिपोर्ट होता है, ये सब यही बोलता है कि सिर्फ एक कॉन्टेस्टेंट मतलब एक सीट पे ही लड़ना चाहिए। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, ये नोडल एजेंसी है और इन गवर्नमेंट टू डील विद द इशू रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। डिफरेंट टाइप ऑफ वोट होते हैं, एक होता है टेंडर वोट्स, चैलेंज वोट, टेस्ट वोट। ये वो केस हो सकता है टेंडर वोट कि अगर एक पर्सन वोट दे दिया, अब मान लो मेरे बारे में मेरा नाम लेके कि कोई बी वाला है, ए का नाम लेकर वोट दे दिया, अब ए पहुंचा तो बोला कि यार मैं तो वोट दिया ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे वही बात किया गया है। तो ऐसे वोटर को हम टेंडर वोटर बोलते हैं। चैलेंज वोटर का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल एजेंट है या पोलिंग बूथ है, जो भी पोलिंग बूथ पे जो काम कर रहे हैं, वो देखने कि यार इसका आइडेंटिटी तो फॉल्सिफाइंग है, ठीक है ना, और वो इसके आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चैलेंज वोट। टेस्ट वोट का मतलब क्या है, वोटर हु क्लेम दैट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ए पेपर ट्रेल मशीन डिड नॉट रिकॉर्ड हिज और वोट करेक्टली इज अलाउड टू कास्ट ए टेस्ट वोट, ठीक है। एक टेस्ट वोट किया जाता है कि भाई टेस्ट कर लो, उसके बाद वोट देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स की बात करते हैं। देखो, इलेक्शन कमिश्नर परसुएंस ऑफ लीगल अमेंडमेंट किया गया इसमें, ठीक है ना, और यहाँ पे बोला कि मतलब कि 17 साल अगर कोई हो जाएगा ना तो एडवांस में अप्लाई कर सकता है कि इनरोल कर सकते हैं, और उसका जब नाम आएगा, जब वो 18 पूरा हो जाएगा तभी नाम आएगा, याद रखिए। अभी प्रोविजन ऑप्शनल है कि आधार डिटेल के साथ ऐड किया जाए, ठीक है, लेकिन अब किया जा रहा है बहुत सारे जगह पे। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन हुआ क्या है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 2 सब कमेटी बनाया है इसके अंदर, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल एजुकेशन के इलेक्शन से अंदर। पहला क्या है, सब कमेटी का मेन एम क्या होगा, वेज टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऑफ इट्स वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एज इलेक्टोरल एलिजिबल। भाई आराम से, मतलब जो डिसेबल है वो ऐसा नहीं कि उनको वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे, बनवा रहे नहीं रहे वोटर आईडी कार्ड, ये बनवा नहीं पा रहे, इसको दूर करने के लिए ये रिव्यू वर्क एंड इशू रिलेटिंग टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीडब्ल्यू इन इलेक्टोरल प्रोसेस इन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। याद रखें, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इसके चेयरमैन होंगे, और मीटिंग कब होगा, बाईएनियली, या डिसाइड करेंगे चेयरमैन। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 साल होगा, या कोई और स्ट्रक्चर इसके जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बिल। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है कोई डाउट हो, ठीक है। कल तक हमारे कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट है, कल तक, ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।